हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। साइंस में टोटल 7 टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ रीट के लिए, और आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 8 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 7 टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कंप्लीट एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए 6, 7, 8, 9 और 10th इन चारों क्लासेस के एनसीईआरटी, पांचों क्लासेस के एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं। सो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। हमारा ये जो टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो नोट्स का जो सोर्स है वो क्लास 8th और 10th की एनसीईआरटी की बुक्स है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र क्या होता है? तो ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसको प्रजनन या फिर जनन तंत्र या रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि एक जो माता पिता होते हैं उनसे संतति का उत्पन्न होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन तंत्र। मानव में जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करे उसको नर बोलते हैं, और जो अंडाणु उत्पन्न करता है उसको मादा बोलते हैं, जिसको हम लोग मेल और फीमेल के नाम से, यानी मेल में क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं शुक्राणु, और मादा में क्या होते हैं? तो वो होते हैं अंडाणु। तो मानव कैसा होता है? मानव जरायुज यानी कि विविपेरस प्राणी होता है जो केवल सीधे शिशु को जन्म देता है। अब केवल सीधे शिशु को जन्म देने का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोगों को पता है कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पहले अंडा देते हैं, कुछ कुछ में लार्वा अवस्था आती है, लेकिन मनुष्य में सीधे ही शिशु का जन्म होता है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? मानव जरायुज प्राणी है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले मैं इसका चित्र आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, ये नर जनन तंत्र है कंप्लीट। ये जो चित्र है वो आप लोगों को 10th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र इस प्रकार का होता है जिसमें सबसे पहली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मूत्र नलिका होती है। ये वाली आप लोगों के मूत्र नलिका है, और उसके बाद में आप लोगों का ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों का शुक्राशय होता है। शुक्राशय के बाद में ये वाला जो है कंप्लीट, ये मूत्राशय है, और ये जो दो नीचे आप लोगों को दिख रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों का पेनिस जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर शिश्न भी बोलते हैं जिसको हिंदी में। और इसके अंदर का जो पार्ट है वो आप लोगों के मूत्रमार्ग होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको वृषण बोलते हैं, और वृषण जिसके अंदर होता है यानी अंदर वाला पार्ट वृषण, और वृषण जिसके अंदर रहता है, जैसे ये अंदर वाला पार्ट है तो ये वृषण है, और बाहर वाला जो पार्ट है वो वृषण कोश है। और उसके बाहर की तरफ, यानी कि ये आप लोगों को जो दिख रही है लाइन, यानी कि इस वृषण के बाहर की तरफ जो होती है उसको हम लोग शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो ये इसकी ड्राइंग थी। अब हम लोग आगे इसका डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। मानव जनन तंत्र के मेल रिप्रोडक्टिव मानव जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं जो निम्न प्रकार है। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला आता है वृषण या वृषण कोश, फिर हम बोलते हैं अधिवृषण, फिर होता है शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न या प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर पुरस्थ ग्रंथि के नाम से भी जिसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग, तो उसमें पहला आता है वृषण। वृषण होता है वो मुख्य प्रजनन अंग होता है वृषण। वृषण का काम क्या होता है? यह शुक्राणु का निर्माण करता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तरावरण भी करता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है टेस्टोस्टेरोन वाली बात, जब मैंने जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाई थी तब। और ये जो लाइन है वृषण के काम, ये तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। वृषण कोश, वृषण कोश क्या करता है? शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, इसीलिए ये शरीर के बाहर की तरफ स्थित होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वृषण होते हैं, वृषण कोश होते हैं, वो मनुष्य के शरीर के बाहर की तरफ स्थित होते हैं। क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि ये शरीर का तापमान को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देख लेते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय में जाते हैं। शुक्राशय जो होते हैं वो वीर्य का निर्माण करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की होती है, अखरोट यानी कि वेलनट, और ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि शरीर के बाहर की तरफ भी स्थित होती है, और यह बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। फिर आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या करता है? मूत्र का, शुक्राणु का और वीर्य तीनों का स्त्राव सिर्फ एक अंग से होता है, ये मूत्र मार्ग होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं शिश्न। शिश्न क्या करता है? मूत्र विसर्जन, और मादा जननांग में वीर्य का स्त्राव करता है। ये सारे ऑर्गन हम लोगों ने इस ड्राइंग में देख लिए थे। देखिए एक बार ये वृषण देख लेते हैं। वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये देखिए ये बाहर की तरफ प्रोस्टेट ग्रंथि है, फिर शिश्न और मूत्र मार्ग। सबके कार्य हम लोगों ने एक एक करके डिटेल में देख लिए।
अब हम लोग देख लेते हैं मादा जनन तंत्र, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका चित्र देखेंगे। देखिए, इनमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आती है अंडवाहिका, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे इस तरीके से जो संरचना दिख रही है वो अंडवाहिनी है, अंडवाहिका है। फिर ये जो दो दिख रहे हैं वो आप लोगों के अंडाशय है, और ये कंप्लीट जो पोर्शन दिख रहा है ये गर्भाशय है। गर्भाशय, भ्रूण का रोपण इसी पोर्शन में होता है। उसके बाद में ये नीचे वाला पोर्शन होते हैं वो ग्रीवा ग्रीवा होती है, और ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो योनि होती है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इसकी ड्राइंग देख ली। अब देखिए, मादा जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से जनन अंग होते हैं? सबसे पहले अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अब सबसे पहले देख लेंगे प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, तो आता है सबसे पहले अंडाशय। अंडाशय कितने होते हैं? तो अंडाशय हम लोगों ने देखे दो होते हैं, दो यानी कि एक जोड़ी। तो एक जोड़ी यानी दो अंडाणु निर्माण और प्रोस्टेट प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। तो अंडाशय का काम क्या है? यह दो एक जोड़ी होते हैं, यानी कि दो होते हैं संख्या में, एक जोड़ी और दो, यह अंडाणु का निर्माण करता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का निर्माण भी करता है, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देख लेते हैं द्वितीय जनन अंग। सबसे पहला आता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या करती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और परिपक्व अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। देखिए, अंडवाहिनी क्या कर रही है? अंडवाहिका, देखिए यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण हो गया, तो अब यहाँ से वो क्या करेगी? यहाँ से होते हुए यहाँ पर भी अंडाणु का निर्माण हुआ, यहाँ से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचाएगी। ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में आता है गर्भाशय। गर्भाशय ग्रीवा योनि में खुलती है, और गर्भाशय में ये निषेचित अंडाणु स्थापित होकर भ्रूण का विकास करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो निषेचित अंडाणु होता है वो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो वो होता है गर्भाशय में। वो प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा जो होती है वो माता और बच्चे से जुड़ा हुआ एक ऐसा पार्ट होता है जो माँ के द्वारा बच्चे को पोषण प्रदान करता है। फिर हम लोग देख लेते हैं योनि। रजोस्राव व प्रसव मार्ग योनि ही होती है, यानी प्रसव की जो क्रिया होती है और रजोस्राव की जो क्रिया होती है वो दोनों ही योनि से होती है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये जो है लैक्टोबैसिलस, ये आप लोगों के आरएस परीक्षा में तक भी पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि मानव की जो महिला होती है, मादा होती है, उसकी योनि का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस अम्लीय होता है, तो उस जो पार्ट है योनि का तो वो भी अम्लीय होता है। ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। योनि का वातावरण लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल के कारण ही अम्लीय होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अंडोत्सर्ग क्या होता है। तो देखिए, ओव्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। रजोधर्म प्रारंभ होने के 14वें दिन अंडाणु का उत्सर्जन होता है और अंडाणु लगभग 48 घंटे तक सक्रिय रहता है। अंडोत्सर्ग के समय शरीर का तापमान 0.5 डिग्री तक बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं कि रजोधर्म या ऋतुस्राव क्या होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं। रजु चक्र प्रारंभ को रजोधर्म या फिर जिसको मिनारकी भी बोलते हैं, वो बंद होने की प्रक्रिया रजो निवृत्ति होती है। इसका प्रारंभ कब होता है? 13 वर्ष की आयु में, और इसकी अवधि जो होती है वो 28 से 30, यानी हर 28 से 30 दिन बाद जो है वो ये चीज रिपीट होती है महिलाओं में। अब हम लोग देख लेते हैं मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र की अवस्थाएं। मानव में प्रजनन तंत्र की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहला आता है युग्मक जनन, जिसको गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। फिर आता है निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और तीसरा आता है भ्रूणीय अवस्था, जिसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है युग्मक जनन, जिसको हम लोग गेमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्या होता है? वृषण यानी टेस्टिस व अंडाशय, जिसको हम लोग ओवरीज भी बोलते हैं। मैं युग्मक, युग्मक कौन कौन से होते हैं? तो वृषण में होता है शुक्राणु, और अंडाशय में होता है अंडाणु। तो ये दोनों युग्मक है और दोनों ही अगुणित होते हैं। कि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग मियोसिस भी बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन, व अंडाणु का अंडाशय में निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अंड जनन बोलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं निषेचन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जिसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज हर्टविग ने करी थी। निषेचन क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु व नर युग्मक शुक्राणु के केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन से युग्मनज बनता है, यानी युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है, जिसको हम लोग जाइगोट भी कहते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मादा की अंडवाहिनी, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, में होती है। और मनुष्य में अंत निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं भ्रूणीय विकास, यानी भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है, बच्चे का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि निषेचन की क्रिया तो हो गई, अब होता है भ्रूण का विकास। तो भ्रूणीय विकास
भ्रूणीय विकास में इसको हम लोग विदलन भी बोलते हैं और भ्रूण का विकास भी बोलते हैं। निषेचन के बाद में बना हुआ युग्मनज क्या करता है, तीव्रता से समसूत्री विभाजन करता है और 2 से 3 दिन में गर्भाशय में पहुंच जाता है तथा गर्भाशय की भित्ति से जाके चिपक जाता है। 2 से 3 दिन के बाद जो 10 से 15 कोशिकाओं का गुच्छा बनता है उसको हम लोग मोरूला कहते हैं। मोरूला के 4 से 5 दिन के बाद ब्लास्टूला अवस्था और ब्लास्टूला अवस्था के बाद में गेस्टूला अवस्था आती है। अब एक नोट है कि गर्भाशय में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है, तो अपर या फिर प्लेसेंटा द्वारा होता है और मनुष्य में गर्भकाल 280 दिन या 9 माह का होता है। अब हम लोग देख रहे हैं ब्लास्टूला अवस्था की। ब्लास्टूला अवस्था क्या होती है? ब्लास्टूला अवस्था, इस अवस्था में ही भ्रूण गर्भाशय में रोपित होता है, यानी भ्रूण जो होता है उसका रोपण ब्लास्टूला अवस्था में गर्भाशय में होता है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं गेस्टूला अवस्था। यह 3 भ्रूणीय स्तरों का निर्माण होता है। सबसे पहली आती है एंडोडर्म, फिर आती है मेसोडर्म और फिर आती है एक्टोडर्म। इन्हीं तीनों से मिलकर ही अंगों का निर्माण होता है, जैसे हृदय का, मस्तिष्क का, हाथ पैरों का और जो भी यकृत वगैरह जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो सब इन्हीं तीनों अंगों से मिलकर इनका निर्माण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कुछ जंतुओं के नाम और उनकी गर्भ अवधि कितनी दिनों की होती है। जैसे आपोसम हो गया तो उसके 12 से 13 दिन की गर्भ अवधि होती है और सबसे कम होती है। सैलामेंडर में 3 वर्ष जो सर्वाधिक होती है, तो सबसे कम और सबसे ज्यादा का याद रखेंगे। फिर आता है मनुष्य में 280 दिन या 9 माह, हाथी में 624 दिन, हाथी का 624 दिन ये रिपीट हो गया। फिर आता है भैंस में 310 दिन, खरगोश में 63 दिन और चूहे में 28 से 30 दिन। अब आगे हम लोग देख लेते हैं आईवीएफ, जिसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पात्र निषेचन भी बोलते हैं। पात्र निषेचन में क्या होता है, ऐसे महिला या फिर ऐसे पुरुष जो अपने स्वयं के द्वारा जो है वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, तो उनके लिए इस जो है वो प्रोसेस को अपनाया जाता है, जो आर्टिफिशियली निषेचन की क्रिया करवाकर, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाकर और टेस्ट ट्यूब के अंदर परखनली निषेचन या परखनली पुत्र या पुत्री भी उनको बोला जाता है, उसके माध्यम से जो है वो जनन की क्रिया माता में करवाई जाती है। तो विश्व की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो लुइस जॉय ब्राउन थी, जो ब्रिटेन की थी, और भारत में दुर्गा अग्रवाल, जिसको हर्षा अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। और आईवीएफ की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट जी एडवर्ड वेस्टरप्टो ने की थी। क्या होता है ये, तो देखिए इसमें निषेचन की क्रिया जो होती है वो परखनली में होती है और जिस दौरान 16 से 32 कोशिकी की अवस्था, 16 से 32 कोशिकी की अवस्था मोरूला अवस्था, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, और वो 16 से 32 कोशिकी की अवस्था को डायरेक्ट गर्भाशय के अंदर रोपित करवा दे रहे हैं। तो कंप्लीट जो भी जनन तंत्र था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मैं आप लोगों को इसके साथ इसकी जो ड्राइंग है उसके माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से भ्रूण का रोपण होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है शुक्राणु, जो नर का होता है, शुक्र जनन द्वारा इसका निर्माण होता है। ये शुक्राणु की संरचना है। शुक्राणु में ये जो पार्ट होता है ये सिर होता है और ये मध्य होता है, मध्य का भाग ये वाला, और ये पीछे का होता है वो पूंछ होती है। फिर आता है मादा का अंडाणु, ये अंडाणु की संरचना है, इसके पीछे वाला भाग केंद्रक होता है। अब इन दोनों में क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु का निषेचन, दोनों देखिए ये अंडाणु है और बहुत सारे शुक्राणु इससे आकर मिलते हैं, लेकिन एक कोई शुक्राणु होते हैं जो जो है वो मादा के केंद्रक में जाकर मिल जाते हैं। कोई भी एक शुक्राणु जुड़ता है, बहुत सारे आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आते हैं, लेकिन एक ही जाके जुड़ जाता है। ये दोनों जुड़ गए, अंडाणु और शुक्राणु दोनों का जो केंद्रक होता है वो आकर मिल जाता है, तो सललित केंद्रक। और ये जो केंद्रक होता है इसी में बाद में ब्लस्टूला, गेस्टूला अवस्था हो गई, मोरूला अवस्था, सारी अवस्था इसमें ही होती है। और बच्चा जो है वो धीमे धीमे करके जो है वो उसमें विखंडन होता है, कोशिका विभाजन होता है और बच्चा जो है वो गर्भाशय में रोपित हो जाता है और फिर ऑर्गन्स का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। तो ये गर्भाशय में भ्रूण है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, मानव जनन तंत्र हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं जंतुओं में प्रजनन किस तरीके से होता है। जंतुओं में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन देखेंगे। देखिए जिनमें केवल एक ही युग्मक यानी कि जनक कोशिका की आवश्यकता होती है उसको अलैंगिक, अलैंगिक यानी कि लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक युग्मक होता है, केवल मादा युग्मक। जैसे जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुकुलन। तो मुकुलन की प्रक्रिया किस किस में होती है, तो हाइड्रा में, वर्टिसिला में और ईस्ट में। अब ये होता क्या है हाइड्रा में जनन, ये देख लेते हैं। मुकुलन व पुनरुद्भवन, हाइड्रा जो होता है उसमें मुकुलन की प्रक्रिया भी होती है और पुनरुद्भवन की प्रक्रिया भी होती है।
हाइड्रा में लैंगिक जनन भी होता है भाई। हाइड्रा में मुकुलन और पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन द्वारा, और हाइड्रा में लैंगिक जनन भी होता है। फरवरी व मार्च माह में हाइड्रा के शरीर में छोटी छोटी गांठों के रूप में वृषण व अंडाशय का निर्माण होता है। ये जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं ये लैंगिक जनन का देख रहे हैं। वृषण व अंडाशय का निर्माण होता है जिसमें शुक्र जनन, अंडाणु जनन द्वारा शुक्राणु व अंडे का निर्माण होता है, और कंप्लीट एक जो है वो लैंगिक जनन के द्वारा नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है। देखिए, जो अलैंगिक जनन का भाग है, प्रत्येक हाइड्रा में एक या फिर अधिक उपार दिखाई देते हैं। यह उपार विकसित होते हुए नए जीव होते हैं। जैसे देखिए, जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये कंप्लीट हाइड्रा है। हाइड्रा के शरीर के चारों तरफ एक साइड में क्या होती है, एक छोटी सी कलिका बन जाती है। पहले छोटी कलिका बनी, फिर बड़ी हुई, और फिर वही जो है वो इस तरीके से कंप्लीट एक हाइड्रा बना देती है। और ये जो कलिका होती है इसको हम लोग मुकुल बोलते हैं। इस मुकुल से नया जीन विकसित होता है, जिस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग मुकुलन कहते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं द्विखंडन। तो द्विखंडन किस किस में होता है, तो अमीबा में, यूग्लिना में और पैरामीशियम में। अमीबा में द्विखंडन होता है। किस प्रकार से होता है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जीव विकसित होता है, तो इसको हम लोग द्विखंडन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में अमीबा का द्विखंडन डिस्कस करूंगी। देखिए, ये कंप्लीट अमीबा है जिसमें द्विखंडन हो रहा है। सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित होता है। केंद्रक विभाजित होने के बाद में दोनों केंद्रकों के बीच में इस तरीके से एक खाच बन जाती है, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये खाच में विभक्त हो जाती है, और दो नए जो अमीबा होते हैं वो हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया ठीक है, अमीबा में द्विखंडन होता है। उसके बाद में एक और द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, द्विखंडन होता है लेस्मानिया में। ये देखिए, ये लेस्मानिया जीव है। इसमें क्या होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी इसका सबसे पहले जो केंद्रक होता है वो विभाजित होता है। केंद्रक ये विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के बाद में इसका जो शरीर होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, और कंप्लीट अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने आप अलग हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बहुविखंडन। ये मैं आप लोगों के साथ में बहुविखंडन का डिस्कस करने के बाद में मैं आप लोगों को ये चित्र दिखाऊंगी। देखिए, बहुविकर्ण किस किस में होता है, तो एक केंद्रक अनेक पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और नए जीव को जन्म देता है, जैसे यूग्लिना, लेस्मानिया और प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। किस तरीके से, ये कंप्लीट प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर जो केंद्रक है वो बहुत सारे केंद्रकों में विभक्त हो रहा है, और बहुत सारे जो है वो एक साथ बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पुनरुद्भवन। विभेदित यानी कि फटा हुआ जीव अपने कायिक भागों से नए जीव का निर्माण करता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो पुनरुद्भवन का अच्छा एग्जाम्पल प्लेनेरिया ही है, क्योंकि हाइड्रा में तो लैंगिक जनन भी हो रहा है, और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों के अलैंगिक जनन जिसमें मुकुलन का प्रोसेस भी हो रहा है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई शरीर है पुनरुद्भवन में प्लेनेरिया का, तो ये प्लेनेरिया के शरीर में मान लीजिए चोट बन गई, चोट लग गई, या फिर ये शरीर का कोई भी एक भाग फट गया, तो फटने वाले भाग से ही कायिक जनन होता है, और अपने आप वैसा का वैसा पार्ट जो है वो बना लेता है। उसके बाद में देख लेते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, किसी जीव का कृत्रिम प्रतिरूप बनाना। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि कोई भी ऐसा जीव होता है जो जैसे नर और मादा होते हैं, तो नर और मादा के जो भी अच्छे अच्छे गुण होते हैं उन दोनों को लेकर एक नए तीसरे जीव का निर्माण करना, जिसको क्लोनिंग बोलते हैं। और सबसे पहले जो बनाई गई थी क्लोन द्वारा प्रतिरूप, वो डॉली भेड़ थी। क्लोन द्वारा बनाया गया पहला यह स्तनधारी था, और इसकी खोज किसने करी थी, तो इयान विल्मिट द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं केचुआ में जनन, कि केचुआ में लैंगिक जनन होता है। केचुआ कैसा होता है, उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही प्राणी के अंदर होते हैं, उसको हम लोग उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। तो नर जनन अंग होते हैं वृषण। वो मनुष्य, वो जो केचुआ होता है उसके ही शरीर के ऊपर की तरफ होते हैं। केचुआ इस तरीके से लंबा होता है, और जो इसका 10वां, और क्योंकि इसका जो शरीर होता है वो इस तरीके से खंडों में विभक्त रहता है, तो इसके शरीर का जो 10वां और 11वां भाग होता है उसमें वृषण होते हैं, और जो अंडाशय होता है जिसको हम लोग मादा जनन अंग भी बोलते हैं, वो शरीर के 13वें खंड में उपस्थित होते हैं। कैसे होता है इनमें जनन, केचुए के अंडे होते हैं, पीले होते हैं, थैलेनुमा आवरण के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग कोकून कहते हैं, और कोकून में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि केचुआ में स्व निषेचन नहीं होता है, यानी अपने आप ये निषेचन नहीं कर सकता है। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे होता है, पहले अंडा आता है, फिर लार्वा जिसको इल्ली भी बोलते हैं, फिर प्यूपा, और उसके बाद में वयस्क का निर्माण होता है।
मेंढक में कैसे होता है, तो पहले अंडे का निर्माण, फिर टेडपोल या लार्वा और उसके बाद में वयस्क। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं बाह्य निषेचन क्या होता है। देखिए, जिनमें नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। जैसे कि मछली और स्टारफिश और कई भी जो जलीय जीव होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। कैसे होता है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में 3 सप्ताह का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कुछ और अलग टर्म्स देख लेते हैं कि जरायुज क्या होते हैं। शिशु को जन्म देने वाले जरायुज कहलाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बंदर, मनुष्य आदि। उसके बाद में अंडे प्रजक जो अंडे देते हैं, जिसको मेंढक, जैसे मेंढक और छिपकली। कैरियोगेमी यानी नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन कैरियोगेमी, और नर और मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य के संयोजन को प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और नोट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेंढक जो होता है वो कायांतरण करता है और वयस्क में बदल जाता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, कि मेंढक का जो शरीर होता है उसका कायांतरण होता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, तो वो होता है थायरोक्सिन। अब ये कायांतरण क्या होता है, देखिए, विशेष परिस्थितियां मिलने पर टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण, यानी छोटा जो होता है वो टेडपोल होता है, उसके द्वारा जो है वो कंप्लीट मेंढक का बन जाना कायांतरण कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहला आता है अंडा, ये अंडा है। अंडे से सबसे पहले टेडपोल मिलेगा आरंभी, अब उसमें विभाजन होगा तो बाद का टेडपोल, और उसके बाद में कंप्लीट वयस्क का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं विदलन क्या होता है। देखिए, विदलन क्या होता है, एक कोशिकीय युग्मनज बार बार समसूत्री विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर बहुकोशिकीय रचना का निर्माण करते हैं। और बार बार विभाजन यानी कि एक जो युग्मनज होता है उसमें बार बार विभाजन होना और बहुकोशिकीय रचना का निर्माण करना, बार बार विभाजन होना विदलन कहलाता है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अनिषेक जनन किसको कहते हैं। अनिषेचित अंडे का बिना शुक्राणु की सहायता से परिवर्तन व वृद्धि करना अनिषेक जनन कहलाता है। और अनिषेक यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो अंडा होता है वो निषेचित नहीं होता है, यानी अंडे में जो है वो किसी भी प्रकार का कोई संलयन नहीं होता है, केवल शुक्राणु ही होता है। और बिना शुक्राणु की सहायता से अंडा जो होता है वो अपने आप ही परिवर्तन व वृद्धि करने लगता है, जैसे मधुमक्खी, चींटी, फाइलोपोड्स आदि। नोट इसमें देख लेते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी एक जोड़ी गुणसूत्र जनन गुणसूत्र, जिसको हम लोग लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं, और मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, देखिए, संतति का निर्धारण कैसे होता है। मादा होती है, इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और नर में एक्स वाई। तो देखिए, ये एक्स एक्स हो गए मादा के, ये एक्स वाई हो गए नर के। ये वाला एक्स है, इस वाले एक्स के साथ में अगर जुड़ता है तो लड़की होगी एक्स एक्स होने पर। ये वाला एक्स अगर इस वाई के साथ में जुड़ेगा तो एक्स वाई लड़का होगा। ये वाला एक्स अगर इस एक्स के साथ जुड़ेगा तो लड़की लड़की होगी एक्स एक्स। और ये एक्स अगर वाई के साथ जुड़ता है तो लड़का, यानी एक्स एक्स होने पर लड़की होगी और एक्स वाई होने पर लड़का होगा। इसीलिए कहा जाता है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, ये डिपेंड किस पर करता है, तो ये निर्भर करता है नर पर। और दोषारोपण किया जाता है महिला पर कि महिला की वजह से लड़की हुई या महिला की वजह से लड़का हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लड़का या फिर लड़की होना डिपेंड करता है नर पर। और 50-50 चांसेस रहते हैं, जैसे देखिए, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं लड़का भी 2 बार हो रहा है और लड़की भी 2 बार हो रही है, तो कंप्लीट ये नर पर डिपेंड करता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, रिलैक्सेड हार्मोन क्या होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है, जो गर्भाशय की समाप्ति पर श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्पाइसिस नामक भाग को फैलाकर शिशु के जन्म को सुगम बनाती है। ये कंप्लीट नोट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉपिक जो कंप्लीट था जनन तंत्र वाला उसको कंप्लीट जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।